मैं आपसे पूछता हूं, घुसपैठ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जरा जोर से बताइए। घुसपैठ हमारी एकता और अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? घुसपैठ देशद्रोह है कि नहीं? घुसपैठ एक संगठित अपराध है कि नहीं? घुसपैठ अपने आप में इनडायरेक्ट वॉर है कि नहीं? भारत पे कब्जा करने का। मेरी एक पीआईएल घुसपैठियों पे चल रही है। जब मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया था तो मैंने पूरे देश का डाटा निकाला था राज्यवार, और उस समय 2017 की बात बता रहा हूं, भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके थे। जब मैंने वो पीआईएल फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया, फिर कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने संसद में आवाज उठाई कि भाई एक पीआईएल फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, वो तो कह रहे हैं 5 करोड़ आ चुके हैं, एक्चुअल में हैं कितने घुसपैठिए? फिर सरकार ने जवाब दिया कि 2 करोड़ है। हम कह रहे हैं 5 करोड़ है, सरकार ने कहा 2 करोड़ है। चलो अब ठीक है, मान लेते हैं 2 ही करोड़। 2 करोड़ कम होते हैं क्या? कम होते हैं क्या? और आप सारे अधिवक्ता हैं। जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होता है, उससे निपटने के लिए कानून है, उसका नाम है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और वो आपके बंगाल में भी लागू होता है। कभी बंगाल की पुलिस ने घुसपैठियों पे एनएसए लगाया क्या? जोर से बोलिए। आपने आवाज उठाया क्या? नहीं। अरे भाई बोलो जोर से, उठाया क्या? सच बोलो, कम से कम 1 घंटे सच बोल लो, कॉन्फिडेंस था, सच बोलो। घुसपैठ हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? और जो एकता अखंडता के लिए खतरा होता है, उससे निपटने के लिए कानून है यूएपीए। बंगाल में घुसपैठियों पे यूएपीए लगाया क्या? घुसपैठ अपने आप में इनडायरेक्ट वॉर है, वेजिंग वॉर है। 5000 घुसपैठिए गए थे। एक देश था पर्शिया, वहां 90% पारसी रहते थे। 50 साल में उन्होंने पर्शिया को ईरान बना दिया, सारे पारसियों को खदेड़ दिया और पूरे देश पे कब्जा कर लिया। मात्र 5000 घुसपैठिए गए थे। और उससे निपटने के लिए हमारे देश में कानून है, एक धारा है, उसको यूएपीए, उसको वेजिंग वॉर कहते हैं। और वेजिंग वॉर में आजीवन कारावास और फांसी की सजा होती है। कभी आपके बंगाल में किसी घुसपैठियों पे वेजिंग वॉर लगा क्या? नहीं। घुसपैठ एक संगठित अपराध है। बॉर्डर पे घुसपैठिए 2000 रुपए दे के आते हैं। आपके यहां क्या रेट है मुझे नहीं पता। आपके जलपाईगुड़ी वाले बॉर्डर पे 2000 लेते होंगे अंदर आने का। यही है कि कुछ अलग है? इतना ही होगा। करण सिंह जी कितना है? यही है। अंदर आते हैं घुसपैठिए, अंदर आते हैं 2000 रुपए में आधार बनवा लेते हैं, और जब एक डॉक्यूमेंट बन जाता है फिर दूसरे दलाल को पकड़ते हैं, 2000 रुपए देते हैं, राशन कार्ड बनवा लेते हैं, यानी 4000 में 2 डॉक्यूमेंट। जब 2 डॉक्यूमेंट हो जाता है फिर दलाल को पकड़ते हैं, 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट, यानी 6000 रुपए में 3 डॉक्यूमेंट। जब 3 डॉक्यूमेंट हो जाता है दलाल को पकड़ते हैं, और 2000 रुपए में डोमिसाइल सर्टिफिकेट तहसीलदार के यहां से ऑफिस से बन जाता है। 8000 में 4 डॉक्यूमेंट हो गए। उसके बाद 2000 रुपए देते हैं, वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाता है। 10,000 रुपए में कितने डॉक्यूमेंट? 5। उसके बाद वो जनधन खाता खोल लेते हैं और केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लेना शुरू कर देते हैं। जो राज्य सरकार 1000 रुपए देती उनको भी मिलने लगता है, जो केंद्र सरकार मुफ्त में राशन देती वो भी लेने लगते हैं, जो केंद्र सरकार की मुफ्त की मकान की योजना है उसको भी लेने लगते हैं, जितनी भी योजनाएं हैं उसको लेने लगते हैं। ये जितनी योजनाएं चलती हैं जानते हैं किसके पैसे चलती हैं? जोर से बोलिए जरा, किसके पैसे से? आपके पैसे से। आप जो जीएसटी देते हो, इनकम टैक्स देते हो, वैट देते हो, टोल टैक्स देते हो, रोड टैक्स देते हो, इसी से ये सारी योजनाएं चल रही हैं। तो आपकी योजनाओं से, आपके दिए हुए पैसे से आपके बगल में घुसपैठियों को बसा दिया जा रहा है, और आपको आराम से कोई चिंता नहीं है। आप भी ताली पीट रहे हो, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जागिए, उठिए,
बोलिए। एक बात याद रखिएगा, घुसपैठ से राष्ट्रांतरण होता है। जब घुसपैठ बढ़ती है, वहां के त्योहार, भारत के त्योहार खत्म होने लगते हैं और विदेशी त्योहार शुरू हो जाते हैं। घुसपैठ से आपकी संस्कृति खत्म होने लगती है। घुसपैठ के बाद संस्कार बदलने लगते हैं। घुसपैठ के बाद त्योहार बदलने लगते हैं। घुसपैठ के बाद रीति रिवाज बदलने लगते हैं और धीरे धीरे कहने को आप भारत रहता है, लेकिन वहां सब कुछ विदेशी शुरू हो जाएगा। विदेशी त्योहार, विदेशी वेशभूषा, विदेशी बातें, विदेश के प्रति अपनी आस्था, सब कुछ विदेशी हो जाती है। इसलिए आपके लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो है घुसपैठ। और घुसपैठ तभी रुकेगी, मैं बार बार कह रहा हूं, घुसपैठियों को भगाना बहुत आसान है। केवल बंगाल की सरकार घुसपैठियों पे 5 धारा लगाना शुरू कर दे, एनएसए लगाना शुरू कर दे, यूएपीए लगाना शुरू कर दे, वेजिंग वॉर लगाना शुरू कर दे, देशद्रोह की धारा लगाना शुरू कर दे और गैंगस्टर एक्ट लगाना शुरू कर दे। केवल घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करना शुरू कर दे, उनकी नागरिकता खत्म करना शुरू कर दे, उनको साल भर के अंदर आजीवन कारावास देना शुरू कर दे, 80% घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे। एनआरसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिना एनआरसी के 80% घुसपैठी भाग जाएंगे। लेकिन आपको मिलकर आवाज उठाना पड़ेगा। आपके कहने से पुलिस न एनएसए लगाएगी, न यूएपीए लगाएगी, न देशद्रोह लगाएगी, न आपको वेजिंग वॉर लगाएगी। किसके कहने से लगाएगी? आपके सांसद और विधायक के कहने से। एक बार लगना शुरू हो गया, फिर लगना फिर प्रैक्टिस में आ जाएगा। कोई काम पहली बार थोड़ी दिक्कत होती है, कोई धारा पहली बार लगाने में दिक्कत होती है, एक बार लगा प्रैक्टिस में आ गया। और एक बात याद रखिए, सांसद और विधायक किसी पार्टी के नहीं होते। आपके क्षेत्र के विधायक, आपने वोट दिया चाहे नहीं दिया, वो आपका विधायक है। कोई भी व्यक्ति तब तक पार्टी का होता है जब तक वो चुनाव लड़ता है। जैसे वो चुनाव लड़ा तब तक पार्टी का है। जैसे वो चुनाव जीतने के बाद संविधान की शपथ ले लिया, वो फिर किसका हो गया? कोई व्यक्ति 5 लाख वोट से जीत जाए तब भी वो सांसद नहीं कहलाएगा, विधायक नहीं कहलाएगा, जब तक वो शपथ नहीं ले लेगा। और शपथ क्या लेता है? मैं भारत की एकता अखंडता को मजबूत करूंगा, मैं भारत की संप्रभुता को मजबूत करूंगा, मैं जो भारत के खतरे हैं उनको खत्म करूंगा, उनको दूर करूंगा। जब वो शपथ लेता है, आपने वोट दिया चाहे नहीं दिया, आपकी पसंदीदा पार्टी का है चाहे नहीं है, लेकिन वो आपका हो गया, सबका हो गया। क्यों? क्योंकि उस विधायक और सांसद को जो वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला, पेंशन, रेलवे टिकट, एयर टिकट, खाना बनाने वाला, डीजल, पेट्रोल, गाड़ी, जो पुलिस, सब कुछ मिलता है, वो किसके पैसे से मिलता है? आपके पैसे। वो आपकी पार्टी का है चाहे नहीं है, आपने वोट दिया चाहे नहीं दिया, लेकिन जो उसके ऊपर हर साल करोड़ 2 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, वो आप ही दे रहे हो। इसलिए उसको विधायक और सांसद को ये कहने में कि देखो मेरे बगल में घुसपैठिए रहते हैं, इनके खिलाफ एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह और गैंगस्टर एक्ट लगवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। भागने शुरू हो जाएंगे। भय बिन होय न प्रीत, भगवान श्री राम ने बोला था। सठे साठ्यम समाचरित, भगवान कृष्ण ने कहा था। अब देसी कहावत है, लोहा लोहे को काटता है। आपने कभी सुना कि चीन में कोई बांग्लादेशी गया हो? सुना क्या? अच्छा, दुबई में कोई बांग्लादेशी गया हो? सुना क्या? अरब में कोई बांग्लादेशी गया हो फर्जी कागज बनवा के? सुना क्या? सिंगापुर में कभी कोई गया हो? सुना क्या? नहीं। बाउंड्री जब बनेगी तब बनती रहेगी। केवल धाराएं लगनी शुरू हो जाएं और जगह जगह पोस्टर लगने शुरू हो जाएं, घुसपैठिए खाली कर दे, नहीं उनके ऊपर ये 5 धारा लगेगी, घुसपैठिए छोड़ के भागना शुरू करेंगे। लेकिन आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। अपना घर बनाते हैं तो एफर्ट करते हैं कि नहीं? 2 साल घर बनवाते हैं ना। शादी विवाह घर में पड़ता है, एफर्ट करते हैं कि नहीं? याद रखिएगा, जो कुछ मैं बात कह रहा हूं केवल आपसे नहीं कह रहा हूं,
सामान्यतः जो बातें मैं कहता हूं 4 से 5 करोड़ लोग तक जाती है, इसलिए मैं बात आपसे कर रहा हूं। बात मैं केवल जलपाईगुड़ी के लोगों से कर रहा हूं, लेकिन बात ये पूरी भारत के लिए कर रहा हूं। जिस दिन 5 धारा भारत बंगाल में लगना शुरू हुई, जो ये गढ़ बना हुआ है, जो आपका बॉर्डर पूरी तरीके से बदल चुका है, आपकी प्रत्येक लोकसभा की डेमोग्राफी बदल गई है, आपके प्रत्येक वार्ड की डेमोग्राफी बदल गई है, आपके प्रत्येक ग्राम सभा की डेमोग्राफी बदल गई है, प्रत्येक विधानसभा की बदल गई है। लोग खाली करके जाना शुरू कर दें। पहला बड़ा खतरा आपके लिए है घुसपैठ, दूसरा है धर्मांतरण। धर्मांतरण रोकने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितना बलिदान किया, एक बार कल्पना करिएगा। सिख पंथ किस लिए बना था? धर्मांतरण रोकने के लिए। गुरुओं ने इतना बड़ा बलिदान किस लिए दिया? धर्मांतरण रोकने के लिए। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि कन्वर्ट हो भी गए तो फर्क क्या पड़ता, धर्मांतरण हो भी गया तो फर्क क्या पड़ता, ऐसा हम सोच सकते हैं। धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है, और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज को क्या पड़ा था इतना बड़ा युद्ध करने के लिए? महाराणा प्रताप को क्या पड़ा था इतना बड़ा युद्ध करने के लिए? और भी हमारे एक के बाद एक आपके क्षेत्र से बहुत सारे लोग हुए, उन्होंने युद्ध किया। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि हमारी संस्कृति बदल जाएगी धर्मांतरण होने के बाद। सबसे बड़ा खतरा धर्मांतरण का तो बहन बेटियों पे होता है। आज में जब बच्चियां यहां पे स्वागत गीत गा रही थी तो मैं सोच रहा था, ऐसे स्वागत गीत बांग्लादेश में देखा क्या कभी होता हुआ? नहीं। पाकिस्तान में ऐसा स्वागत गीत होता है क्या? नहीं। अफगानिस्तान में ऐसा स्वागत गीत होता है क्या? नहीं। पूरी दुनिया में 1100 रिलीजन है, बहन बेटियों को जितनी स्वतंत्रता सनातन धर्म में है इतनी कहीं नहीं। आपको अपनी पसंद से भोजन का अधिकार है, अपनी पसंद का वस्त्र पहनने का अधिकार है, अपनी पसंद से गाने का बजाने का अधिकार है, अपनी पसंद से मेकअप करने का अधिकार है, अपनी पसंद से अपनी साज सज्जा करने का अधिकार है, अपनी पसंद से घूमने टहलने का अधिकार है, अपनी पसंद से सीरियल देखने का अधिकार है, अपनी पसंद से अपना जीवन जीने का अधिकार है। यह व्यवस्था बांग्लादेश में है क्या? यह व्यवस्था पाकिस्तान में है क्या? यह व्यवस्था अफगानिस्तान में है क्या? नहीं। ये 3 देशों का मैं नाम इसलिए रहा हूं कि तीनों भारत थे। ये सारे तीनों देश 150 साल पहले भारत के हिस्से थे। आपको पुरुषों को भी देख लीजिए, आप मन करे तो क्लीन शेव रहो, आप मन करो तो दाढ़ी रख लो, ये आजादी है कि नहीं? आप मन करे मूछें बड़ी बड़ी कर लो और मन करे मूछी पूरी मुड़ा दो, आजादी है कि नहीं? आप मन करे पैंट शर्ट पहनो, मन करे जींस पहनो, मन करे स्लीवलेस पहनो, ये आजादी है कि नहीं? ये आजादी पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश में है क्या? नहीं है। सनातन धर्म आपको आजादी देता है। सनातन धर्म आपको सोचने की, बोलने की, लिखने की, खाने की, पीने की, वस्त्र पहनने की, हर चीज की आजादी देता है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सनातन धर्म कहता है आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, शैव हो चाहे वैष्णव हो, जैन हो चाहे बौद्ध हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी पूजा करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं करना है तो मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नवरात्र में व्रत रखना है तो भी ठीक, नहीं रखना है तो भी ठीक। कहीं कोई डंडा चलाने वाला नहीं है। ऐसा कोई सिस्टम है क्या? नहीं, नवरात्र में व्रत नहीं रखोगे तुम तो जहन्नुम में चले जाओगे, नरक में जाओगे, ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? नहीं। ये स्वतंत्रता है।